स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने जो सर्विस टैक्स में देखा, सारी की सारी थ्योरी देख ली, कंप्लीट हो चुकी। एक दो टॉपिक बचे हैं छोटे मोटे, तो वो हम लोग जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके साथ कवर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितना भी आज तक पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें अब हम लोग को देखना है कि हम लोगों ने क्या सीखा और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होता है। मैं क्वेश्चन की समरी नोट करता जाऊंगा। एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ढंग से सुनना, कौन दे रहा है आपको ये इंफॉर्मेशन? एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to the services provided by it to its various client for the month of ending 31st July 2013. जुलाई 2013 की हमको एक्स लिमिटेड को इंफॉर्मेशन दे रहा है। टोटल बिल रेज्ड 17,50,000। 17,50,000 का इसने बिल रेज किया है। कह रहा है जिसमें से 1,50,000 का आउट ऑफ विच ₹1,50,000 इनवॉइस टू डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, याद होगा तुम लोग को, और 2 लाख रुपए का बिल नॉट रिसीव्ड टिल 31st जुलाई 2013। ठीक। अमाउंट ऑफ रुपीज द अबव इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, सर्विस टैक्स। पॉइंट नंबर 2, अमाउंट ऑफ रुपीज 1,12,360 including service tax was received as an advance payment received from While Limited on 25th July 2013 of rupees services provided to While Limited on August 2013। अब पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। वैल्यूएशन याद आया जब हम लोग वैल्यूएशन करते थे, उसकी बात पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स, एंड लास्टली द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। इतनी चीजें हमको बतानी। दिस इज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ या ना? कह रहा है एक्स लिमिटेड ने आपको इंफॉर्मेशन दी है पूरे मंथ की, जुलाई 2013 की। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में उसने बताया कि उसने टोटल पूरे जुलाई मंथ में जो बिल रेज किए, इनवॉइस जो इशू किए, दैट इज 17,50,000। उस 17,50,000 में 1,50,000 रुपए का इनवॉइस उसने डिप्लोमेटिक मिशन को इशू किया है, और 2 लाख रुपए का बिल तो इशू हो गया लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है। दूसरी चीज,
अब सेकंड पॉइंट बताया, अच्छा फर्स्ट पॉइंट में एक और चीज बताया कि जो भी ऊपर हम लोगों ने बात करी है वो कोई भी किस चीज को बिलोंग नहीं करता, सर्विस टैक्स को शामिल नहीं किया गया है। जबकि अब आगे जो बोल रहा है कि जो हमें 1,12,360 रुपए का जुलाई में हमको एडवांस मिला है उसमें सर्विस टैक्स शामिल है। क्या है? इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स, इंक्लूड्स सर्विस टैक्स शामिल है। और ये सर्विसेज जिनका एडवांस हमने लिया है ये सर्विसेज दी गई हैं कब? अगस्त 2013। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं। सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन, अब हर चीज दिमाग में रखनी है आपको। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस। पक्की बात है ना? सबसे पहले क्या करते हो? वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस। किस मंथ की बात हो रही है? जुलाई 2013। पक्का? टोटल इनवॉइस रेज्ड कितने का है? 17,50,000। इसमें से लेस कर दो निगेटिव लिस्ट। क्यों भाई? हाँ या ना? क्या है? सर्विस टू डिप्लोमेटिक मिशन। बोलते क्यों नहीं? कितने रुपए की सर्विस है? 1,50,000। यानी हमने जो सर्विसेज दी है 16 लाख की ऐसी हैं जो टैक्सेबल है। दूसरी बात, 1-2 लाख रुपए और है जो अभी मिला नहीं है। हमने बिल इशू कर दिया, हमें यह नहीं मालूम डेट ऑफ सर्विस क्या है इसकी। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि यही वो महीना है जब हमने सर्विसेज दी और सर्विस देने के बाद हमने बिल रेज किया है। तो जिस समय बिल रेज किया है उसी समय क्या होगा? सर्विस दी गई है, सर्विस देने के बाद बिल रेज किया गया, सर्विस देने के 30 दिन के अंदर बिल रेज कर दिया गया। हाँ, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। अगर हमें पैसा नहीं भी मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल रेज हो गया ना, टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा एक्रीवल बेसिस पर। बिल रेज हो गया सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर, तो बात खत्म। रूल 3 पर चले जाएंगे, याद होगा पीओटी रूल्स। हाँ या ना? पीओटी रूल्स क्या कहता था रूल 3? कि अगर हमने सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर बिल इश्यू कर दिया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। याद आया? तो हम मान लेते हैं सर्विस कंप्लीट हो गई और उसी महीने हमने बिल रेज कर दिया, ठीक है। तो डेट ऑफ पेमेंट नहीं मिला है अभी, लेकिन डेट ऑफ इनवॉइस इशू हो गया, टैक्सेबल है, वो तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, तो सोचने की कोई जरूरत नहीं। 17,50 में 2 लाख शामिल है ना, तो हटाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ बोलिए। ढंग से पढ़े एक बार। आरबीआई के लिए सर्विसेज टू आरबीआई और सर्विसेज बाय आरबीआई में फर्क है। फॉरेन डिप्लोमेटिक में हमने लिखवाया था टू/बाय। देखें मेरा असाइनमेंट निकालें क्या लिखा है निगेटिव लिस्ट में, जरा देखें। निगेटिव लिस्ट खोलें, नहीं देख लें एक बार। दे इधर है ना, असाइनमेंट में है ना, ठीक, 2/2 दोनों है, ठीक है। इधर देखें, आगे चले। 2 लाख रिसीव नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेबल है, सोचना नहीं है ज्यादा। हो गया, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, टैक्स जोड़ना बाकी है।
एडवांस पेमेंट रिसीव्ड है, मैंने तुम लोग को कहा था जब भी कोई एडवांस मिलेगा तो हर एक एडवांस टैक्सेबल हो जाता है जिस महीने वो एडवांस मिलता है, याद आ गया होगा। क्लियर है? एड एडवांस रिसीट फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑन 25th of July 2013। कितना है? कितना है? 1,00,000। कैसे? बैकवर्ड कैलकुलेशन करके बिना सर्विस टैक्स का अमाउंट निकालो ना। 1,12,360 डिवाइडेड बाई 112.36 इंटू 100। बैकवर्ड कैलकुलेशन याद आया होगा, क्योंकि इसमें सर्विस टैक्स शामिल है, वो अलग कर दिया मैंने 12.36। चलो, टोटल सर्विसेज कितनी हो गई? टोटल टैक्सेबल सर्विसेज बोलें 17 लाख। ये ऐड होगा 17 लाख आ गया। सर्विस टैक्स कैलकुलेशन किस मंथ का है? जुलाई। टोटल टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विसेज, हाउ मच? सर्विस टैक्स एज एट द रेट ऑफ 12%। मैंने कहा था अलग से शो करना है, बताएं कितना आएगा? 2,04,000 प्लस एजुकेशन सेस 2%, 2% ऑफ 12%, 4,800, 4,080 प्लस SHE सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन 1%, 2,040। तो सर्विस टैक्स पेबल कितना आ गया? 2,10,120 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। हाँ बताएं, क्वार्टर वाइज लेंगे या मंथ वाइज लेंगे? क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज? मंथ वाइज। कंपनी है, क्वार्टर वाइज केवल एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में। याद आया? तो जुलाई महीने का, हाँ मंथ कौन सा है? जुलाई 2013। एसएससी कौन है? कंपनी। हाँ या ना? तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स कौन सी डेट आ जाएगी? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं तो 6 अगस्त 2013, अदर वे यूज करते हैं तो 5 अगस्त 2013। दिस इज योर आंसर। सॉरी, फिर बोले। ये सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन नहीं, इसका 1%। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या कैलकुलेशन में? शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोगों ने यही पढ़ा था, वैल्यूएशन, टैक्स रेट एंड पेमेंट का डेट। समझ में आई बात? नोट करें।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सुने, मिस्टर एक्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मिस्टर एक्स कौन है ये? सीए साहब है। इन द फाइनेंशियल ईयर 12-13, इन फाइनेंशियल ईयर 12-13, aggregate value of taxable services provided him was, aggregate value of taxable services provided rupees 48 lakhs। कुछ कुछ याद आ गया होगा। In the year 13-14, in financial year 13-14, aggregate value of taxable services provided by him till end of second quarter, यानी 30th September 2013, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सेकंड क्वार्टर के एंड तक, इज रुपीज 50 lakhs। आगे कह रहा है अदर डिटेल्स, ऑफ थर्ड क्वार्टर की डिटेल हमको दी है। क्या डिटेल दी है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन 5th October 2013 for services rendered on 8/8/2013 including सर्विस टैक्स। ठीक। दूसरा, अमाउंट received on 8 अक्टूबर 2013 इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स। $50,562। services provided in third quarter $42 lakhs exclusive of service tax। and invoice
issued within 14 days. Out of these services, advance was received on 16 अगस्त 2013 and services provided in third quarter. Rupees 1 lakh. Advance inclusive of service tax. Received on 20 दिसंबर 2013 रुपीज 4 लाख। अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? Taxable services. Calculate the amount of service tax payable. Calculate the last date of payment of service tax. ये कंप्लीट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सब मिक्स हो गया ना? क्यों? इसी मिक्स को हमें अलग अलग करना है और बहुत ही आसान है। देखने से क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है ना? बोलो भाई, आसान है ना? देखें सॉल्यूशन, देखें। वैल्यूएशन ऑफ व्हाट? टैक्सेबल सर्विसेज। क्वार्टर कौन सा है? थर्ड, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब एक चीज याद करो, सुनो, जो इंडिविजुअल होते हैं, पार्टनरशिप होती है या प्रोप्राइटरशिप होती है, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनकी टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज 50 लाख क्रॉस नहीं की थी, तो इस साल हमें 50 लाख रुपए तक की सर्विसेज के लिए पेमेंट बेसिस पर टैक्स देना होगा। याद आया होगा? नहीं याद आया? असाइनमेंट दें, हम आपको बताएं किस पेज पर मैंने वो बात बताई थी। घर पे ना पढ़ने का ये अच्छा नतीजा है। मैंने बोल्ड लेटर्स में लिख करके दिया है उस चीज़ को, पेज नंबर 45 पर। और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम ही लोगों ने लिखा भी है, लिखा है ना? पेज नंबर 45 पर लिखा है,
Further, in case of individual and partnership firms whose aggregate value of taxable services provided from one or more premises is rupees 50 lakhs or less in the previous year, comma, service tax on taxable service provided or to be provided by him up to a rupees 50 lakhs in the current year. मैंने बार बार कहा था प्रीवियस ईयर करंट ईयर को अंडरलाइन करने के लिए. इज पेबल ऑन रिसीट बेसिस. याद आया? नहीं याद आया? आज उसका इम्प्लीकेशन यहां पर है कि अगर ये एसएससी प्रीवियस ईयर में इसका 50 लाख तक है, उससे ज्यादा तो है नहीं, तो करंट ईयर में 50 लाख तक की सर्विसेज के लिए इसको पेमेंट बेसिस पर यानी रिसीट बेसिस पर ही क्या करना है, सर्विस टैक्स का पेमेंट करना है. और 50 लाख से ऊपर के लिए इसको तुरंत पीओटी रूल से स्टार्ट कर देने हैं. पीओटी रूल्स अप्लाई हो जाएगा. मैंने तुम लोग को ये वर्ड भी बोला था, जितना भी आज तक पढ़ा उस पर हम लोग पानी फेर रहे हैं. ये सेंटेंस भी मैंने बोला था, हाँ या ना? नहीं याद आ गया होगा, नहीं याद आया होगा, आया. वही चीज़ है कि जितना हम लोगों ने पढ़ा था पीओटी रूल्स इस केस में बेकार था. लेकिन अब ये क्वेश्चन दोनों का मिक्स है, दोनों का काम है. 50 लाख तक इसने फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के एंड तक इसने 50 लाख तक की सर्विसेज दी. यानी सेकंड क्वार्टर तक इसने जो भी पेमेंट किया होगा सब किस बेसिस पर किया होगा, रिसीट बेसिस पर. यानी जितना पैसा मिला सर्विस टैक्स पेमेंट, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं. इनवॉइस इशू हुआ नहीं हुआ, 30 दिन के अंदर हुआ 45 दिन के अंदर हुआ, कोई मतलब नहीं. यानी सेकंड क्वार्टर तक इसने जो सर्विस टैक्स का पेमेंट किया होगा दैट वाज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल रिसीट. जितना हमको पेमेंट रिसीट हुआ होगा उतना ही हमने सर्विस टैक्स का पेमेंट किया होगा. अगर हमें कोई एडवांस मिल गया होगा तो भी पेमेंट किया होगा. हमने कोई सर्विस नहीं भी दी होगी उसका भी पेमेंट चला गया होगा, बशर्ते उसका पेमेंट मिल गया हो. हाँ या ना? चलो, हमें जबकि सारा का सारा कैलकुलेशन किस क्वार्टर का करना है, थर्ड क्वार्टर का करना है. अब हुआ क्या, अब ढंग से सोचना. यहां तक जो भी हुआ है वो रिसीट बेसिस पर हुआ है, पेमेंट ऑन बेसिस ऑफ ऑन रिसीट बेसिस. यानी जितना पैसा यहां टैक्स का मिला हो, एक्चुअल में जितना पेमेंट मिला होगा उतना ही हमने क्या किया होगा, हमने कोई सर्विस यहां दी. लेकिन पैसा कब मिला, इस क्वार्टर में मिला. तो इसका मतलब यहां उस पर टैक्स नहीं गया था, नहीं ना गया था, तो हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा ना. कब देना पड़ेगा, यहाँ. अच्छा, कोई सर्विस मैंने यहां दी है, इनवॉइस हम यहां इशू कर रहे हैं, लेकिन एडवांस हमको यहां मिल चुका है, तो टैक्स हमने कब दे दिया होगा, वहां. तो जब वो हम बिल इशू करेंगे यहां पर तो क्या टैक्स देना पड़ेगा, नहीं. बस यही दिमाग में रखना है, और क्या रखना है, सिंपल. बोलो. अब जरा देखो थर्ड क्वार्टर में हुआ क्या. अमाउंट रिसीव्ड ऑन 5th of October फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन 8th of August 2013. अमाउंट अब रिसीव हो रहा है, सर्विस मैंने यहीं दे दी थी, तो क्या टैक्स मैंने दे दिया है, नहीं दिया, क्योंकि यहां अमाउंट मिला ही नहीं था. अमाउंट तो अब मिल रहा है 5 अक्टूबर को, तो जब टैक्स मैंने नहीं दिया था तो अब टैक्स देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना. चलो, अमाउंट रिसीट ऑन 5th October 2013 फॉर सर्विसेज ऑफ लास्ट क्वार्टर. क्यों, कितना है, 67,416, लेकिन इसमें इंक्लूड है क्या, तो अलग कर लो. कितना टेंशन वाला काम है, नहीं. हर चीज दिमाग में रखनी है, सर्विस टैक्स तो शामिल नहीं करना ना, उसी का तो कैलकुलेशन करने बैठे. बताएं कितना आएगा, 60 एग्जैक्ट आ रहा है क्या, 60,000. अच्छा, एक चीज हो गई, प्लस करते हैं अब आगे और देखते हैं. तो ये हिसाब किताब पूरा हो गया. अमाउंट रिसीव्ड ऑन 8 अक्टूबर फिर इस साल मिला है, इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स. बोलो, सेम वही चीज. अमाउंट रिसीव्ड ऑन 8th of October 2013, 50,562 डिवाइडेड बाई 112.36 इंटू 100, एग्जैक्ट 45,000. चलो, अब आते हैं सर्विसेज जो मैंने थर्ड क्वार्टर में दी हैं. अब अगर मैंने सर्विसेज थर्ड क्वार्टर में दी हैं जिसमें टैक्स शामिल नहीं है, यानी 42 लाख का 42 लाख, 42 lakhs मीन्स 42 lakhs, एंड द इनवॉइस इशूड विद इन 14 days. ठीक है, 30 दिन के अंदर है. इनवॉइस कितने दिन के अंदर है, 30 दिन के अंदर है. तो इसका मतलब थर्ड क्वार्टर का थर्ड क्वार्टर में ही हो जाएगा 42 लाख. लेकिन कर है इस 42 लाख में
इस 42 लैक्स में एडवांस मिला है 16 अगस्त को। जब एडवांस मिला होगा तो टैक्स तो चला गया होगा, यहां मिल गया तो टैक्स तो ऑलरेडी जा चुका है, दोबारा दोगे क्या टैक्स? तो भाई एक काम करो ना, इन सर्विसेज में जो 3 लाख रुपए हम कितना रुपया है 1 लाख सर्विस अब प्रोवाइड की गई है, पैसा पहले ही मिल चुका है, तो 1 लाख यहां से हटाना पड़ेगा ना, हाँ या ना? पक्की बात है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। और टैक्स तो शामिल है ही नहीं, प्लस करेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड इन थर्ड क्वार्टर, बोलो ना कितना रुपया 42 लैक्स, लेस कर दें 1 लाख, तो भी लोग बोल रहे हो ऑलरेडी पेड टैक्स, या कह सकते हो सर्विसेज ऑलरेडी टैक्स्ड इन लास्ट क्वार्टर ऑन रिसीट बेसिस, बोलो ना कितना 1 लाख, हटा दिया, एक टेंशन ये खत्म हो गई। फिर यहां लिखा है हमें एडवांस मिला है इस क्वार्टर में, सर्विस देंगे हम अगले क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में हमें फोर्थ क्वार्टर का एडवांस मिल गया है, तो टैक्स कब लगाते हो? जब मिलता है एडवांस, हर एक एडवांस पर हम लोग टैक्स लगाते हैं, तो प्लस। नहीं समझ में आई बात? एडवांस रिसीव्ड इन थर्ड क्वार्टर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन नेक्स्ट क्वार्टर, बोलो कितना है? इंक्लूसिव है, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन करोगे कितना आ रहा है? 3,56,000 एग्जैक्ट 3,56,000 आ रहा है। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। कितना टफ क्वेश्चन था और कितनी आसानी से हो गया। नहीं समझे मेरी बात? टोटल करें, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ₹45,61,000, 45,61,000। बोलो अब इसके बाद क्या कैलकुलेशन होता है? कैलकुलेशन ऑफ सर्विस टैक्स। बोलो बहुत मुश्किल है क्या टैक्स कैलकुलेट करना? ये किस एसएससी की बात हो रही है? मंथली या क्वार्टरली? क्वार्टरली, बात समझना, क्वार्टरली। तो एसएससी कौन है? इंडिविजुअल। तो सर्विस टैक्स सर्विसेज कितने की हो गई? 45,61,000। सर्विस टैक्स एज एट द रेट ऑफ 12%, बताएं कितना आएगा? हाँ बताएं। प्लस क्या करेंगे इसमें? प्लस क्या करेंगे? एजुकेशन सेस। और प्लस क्या करेंगे? हाँ 10,000 और ये हो जाएगा 5,400। कितना आया टोटल?
ठीक है, अब आते हैं, क्वेश्चन नोट हो गया है? क्वेश्चन नोट है? नहीं है तो हम नीचे की ये 3 लाइनें केवल हटा रहे हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट ऑफ थर्ड क्वार्टर है ना। थर्ड क्वार्टर का मतलब सुन लें, अप्रैल मई जून फर्स्ट, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों का सर्विस टैक्स कब पे करेंगे? जनवरी में 5 या 6। क्लियर है? एसएससी था इंडिविजुअल, तो पेमेंट मोड हो जाएगा क्वार्टर बेसिस, तो लास्ट डेट अगर ई पेमेंट करता है तो 5-6 जनवरी 2014, और अदर वे से पेमेंट करता है, क्लियर हुआ? दिस इज योर आंसर, नोट कर। अब समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, केस नंबर 1, डेट ऑन विच सर्विस बिकम टैक्सेबल। फर्स्ट टाइम न भी लिखें तो भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो फर्स्ट डेट है जब ये सर्विस टैक्सेबल हो गई जो हम प्रोवाइड कर रहे थे, 1 नवंबर 2013। केस 2, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट, रिसीट ऑफ पेमेंट।
सॉल्यूशन बताएं। क्वेश्चन है टैक्सेबल और नॉट। कौन कौन से केसेस में सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएंगी? इधर देखें, मैं क्वेश्चन बताता हूं। ये वो डेट है जब फर्स्ट टाइम सर्विस टैक्स के दायरे में हम आए। हम पहले भी सर्विसेज देते थे, बाद में भी दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1 नवंबर जब ये डेट आई है सर्विस टैक्स के दायरे में सर्विस, उसके पहले ही हम इनवॉइस इशू कर चुके हैं। पहला, उसके पहले ही हम पेमेंट भी ले चुके हैं। बताओ क्या इस अमाउंट पर अब टैक्स लगेगा 1 नवंबर के बाद? लगेगा या नहीं? रूल याद करो, मैंने जो आप लोगों को रूल बताया था कि डेट ऑफ चेंजेस ऑफ टैक्स, ठीक, के पहले अगर सर्विसेज दी जा चुकी हैं, अब इस पे सर्विस की डेट तो नहीं लिखी है, सर्विस की डेट तो नहीं लिखी है, तो हम मान लेंगे क्या? बोलो। अब अगर इस चेंज के पहले हमने इनवॉइस इशू कर दी, इस चेंज के पहले हमने पेमेंट ले लिया, तो माफ है। अब थोड़ी कहेंगे सामने वाले से जाकर के कि हमें पैसा दो। किस चीज का पैसा भाई? दोनों चीजें हो चुकी, इनवॉइस भी इशू हो गया, पेमेंट भी मिल गया, अब चेंज हो रहा है, अब फायदा क्या? अब जो सर्विसेज देंगे उसकी बात करेंगे, यानी नॉट टैक्सेबल। इसका आंसर क्या होगा? इसकी बात करते हैं। जो डेट ऑफ चेंजेस ऑफ, जो डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स है वो है 1 नवंबर, और 1 नवंबर के बाद हमने इनवॉइस इशू किया है, 1 नवंबर के बाद, और पैसा मैंने पहले ही ले लिया। तो कहा गया है कि जो पैसा आपने ले लिया है, पैसा ले लिया, इनवॉइस इशू नहीं की थी, तो क्या करें? अगर सर्विस टैक्स चार्ज होने के 14 दिन के अंदर हम इनवॉइस इशू कर देते हैं जितना पेमेंट हम ले चुके हैं, तो भी माफ है। याद आ गया होगा, 14 डेज की डेट याद आ गई होगी, हाँ ना? तो डेट ऑफ चेंजेस के बाद 14 दिन के अंदर क्या इनवॉइस इशू है? हाँ, तो नॉट टैक्सेबल। अब क्लियर है? इसकी बात करते हैं। 1 नवंबर के बाद पेमेंट मिला है, इनवॉइस भले ही पहले इशू हो चुका हो। अगर 1 नवंबर के पहले हमें पेमेंट मिल जाता तो इनवॉइस के लिए 14 दिन था। इनवॉइस पहले इश्यू हुआ है तो पेमेंट के लिए कोई डेट नहीं है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। सोचने वाली बात नहीं है, हाँ या ना? इधर देखो, 1 नवंबर के पहले पेमेंट मिल गया, लेकिन 14 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्लियर है? नोट कर ले, दिस इज योर सॉल्यूशन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टैक्स रेट है अप टू 31 मार्च 2013 10.3, from 1st April 2013 12.36, केसेस दिए हुए हैं। ट्वेंटी ऑफ मार्च 2013 इनवॉइस थर्ड अप्रैल 2013 पेमेंट रिसीव्ड 10th अप्रैल 2013 हमको सॉल्यूशन में दो चीज़ें बताएं, एक तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और दूसरा टैक्स रेट। तो जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा वही टैक्स रेट भी होगा। बोलो, ये दो चीज़ें आपको हमें बतानी है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 क्या बोला है? हाँ, इधर देखें, थ्योरी मैंने इसके पीछे पढ़ाई थी, जरा उसको रिपीट कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइम वाला केस नहीं है, पहले से टैक्स लगता था, अब टैक्स रेट में चेंज हुआ है, चेंजेस इन द नेट इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, याद आया होगा, हाँ या ना? टैक्स रेट चेंज होने के पहले सर्विस दे दी गई है या टैक्स रेट चेंज होने के बाद सर्विस दी गई है। पहले तो इस चीज को अलग करो, याद आएगा अभी। टैक्स रेट चेंज होने के पहले सर्विस दे दी गई है। टैक्स रेट कब चेंज हो रहा है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के पहले सर्विस, 1 अप्रैल के पहले सर्विस, 1 अप्रैल के पहले सर्विस, यानी हम पहले वाली कंडीशन पे हैं। और अगर हमने इनवॉइस इशू कर दी है, अगर हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है, बोलो दोनों चीज़ें पहले, तो मैंने कहा था, बोलने दो, टैक्स रेट चेंज होने की डेट है, इसके पहले हम सर्विस दे चुके, ठीक, सर्विस भी दे दी, इनवॉइस भी इशू हो गया, पेमेंट भी मिल गया।
तो कंज्यूमर के हिसाब से सोचो ना, याद आया? सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से सोचो ना, याद आया? उसके फेवर में बात करेंगे। तो किस डेट को बेस लेंगे? इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसिप्ट। ये है टैक्स रेट में चेंज और ये है टैक्स रेट में चेंज। ये है सर्विसेज बाद में दी जा रही हैं और यहाँ सर्विसेज पहले दी जा चुकी हैं। यही तो हो सकता है कि सर्विस देने के बाद हमारा टैक्स रेट में चेंज आए और टैक्स रेट में चेंज होने के बाद सर्विसेज दी जाए। प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पेमेंट मिल गया, यहाँ इनवॉइस इशू हुआ, यहाँ इनवॉइस इशू हुआ, यहाँ पेमेंट मिला। हाँ या ना? या यहीं पर इनवॉइस इशू हुआ, यहीं पेमेंट हुआ, या यहीं पर इनवॉइस इशू हुआ, यहीं पेमेंट हुआ। प्रॉब्लम तो इतनी ही है, और क्या प्रॉब्लम है? सेम यही चीज़ यहाँ पर भी उल्टा। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। किसकी बात कर रहे हैं? सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड बिफोर द चेंजेस इन टैक्स रेट। ये सामने लिखा है। अब देखिए, इन दोनों के बाद हमने इनवॉइस दी है और इसके बाद हमने पेमेंट भी ली है, दोनों बाद के, दोनों बाद के। तो जो दोनों में से पहले, पक्का? इसमें कोई डाउट है क्या? आफ्टर द चेंजेस इन इफेक्टिव टैक्स रेट इनवॉइस इश्यू, आफ्टर द चेंजेस इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो पहले हो। क्लियर है? अच्छा, अगर 3 अप्रैल है तो यहाँ 12.36 होगा। ठीक है, अगर 3 अप्रैल का ले रहे हैं तो 12.36। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। 28 मार्च सर्विस क्या कर दी है? पहले प्रोवाइड कर दी है, टैक्स रेट में बाद में चेंजेस हो रहे हैं। 30 मार्च इनवॉइस हमने यहां पर इशू कर दी है और पेमेंट हम बाद में ले रहे हैं। बोलो, तो किसको बेस लोगे? प्रोवाइडर के हिसाब से सोचो ना। प्रोवाइडर क्या चाहेगा? डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस। तो हम डेट ऑफ इनवॉइस को बेस ले लिए और रेट आ गया 10.3। अब बात करते हैं यहां की। टैक्स रेट में चेंजेस आए, उसके पहले हम सर्विसेज दे चुके हैं, लेकिन इनवॉइस हम यहां इशू कर रहे हैं। बोलो, और पैसा हम पहले ले चुके हैं, तो डेट ऑफ पेमेंट 10.3%। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें, ये हट गया, खत्म, इसमें कोई दिक्कत? अब आफ्टर की बात करते हैं। टैक्स रेट चेंज हुआ है और इसके बाद मैंने सर्विसेज दी हैं। प्रॉब्लम आती है पेमेंट और इनवॉइस की। अगर इसी के बाद पेमेंट है, इसी के बाद इनवॉइस है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर्विस भी आपने बाद में दी, इनवॉइस भी आपने बाद में इशू किया, पेमेंट भी आपने बाद में ली, तब तो इसके रूल की तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो नॉर्मल रूल लगेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों पहले हो जाएं। दोनों क्या हो जाएं? इनवॉइस भी पहले कट चुका है, पेमेंट भी पहले कट चुका है, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोचेंगे? गवर्नमेंट। बैक डेट में जाने का तो कोई सवाल नहीं होता। बैक डेट में आप पेमेंट तो नहीं ले सकते ना, बैक डेट में आप इनवॉइस काट सकते हो, पेमेंट नहीं ले सकते। तो यहां पर दोनों पहले हैं, इसका मतलब एसएससी सही बोल रहा है कि उसने इनवॉइस भी इशू कर दी थी और पेमेंट भी ले लिया था। देखें, दोनों लिखा हुआ है प्रायर एंड प्रायर। उस केस पे विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों में से जो पहले हो। तो अगर सुन लें, इधर सर्विस बाद में दी है लेकिन दोनों चीजें पहले हैं, 28 मार्च और 30 मार्च, तो विच एवर इज अर्लियर, यानी कौन सी डेट और क्या रेट लग जाएगा? अच्छा, इसकी बात करें और इसकी,
अगर हमने पेमेंट बाद में ली है लेकिन इनवॉइस पहले इश्यू कर दी, तो सरकार के हिसाब से सोचो, जो बाद में हो, जो बाद में हो, बाद में क्या है 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल का टैक्स रेट क्या है 12.36%। इसमें भी वही आएगा विच एवर इज लेटर। बाद में क्या है 5 अप्रैल और टैक्स रेट क्या है। अब समझ में आई बात? नहीं, फिर से बात सुनो। क्या नहीं समझे, क्या पूछ रहे हैं? बैक डेट में पेमेंट नहीं काट सकते। अगर गवर्नमेंट इनवॉइस की छूट दे दे तो लोग बैक डेट में पेमेंट दिखा देंगे, क्या दिक्कत है? बैक डेट में आप चेक भी ले लेते हो, ऐसी कौन सी बात है? तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? नोट कर ले इसको। एक बार और सुन लें, एक बार और सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, टैक्स रेट चेंज हो रहा है, उसके पहले हम सर्विसेज दे चुके हैं। जब पहले सर्विसेज दे चुके हैं तो प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको कोई नुकसान ना हो। और अगर टैक्स रेट चेंज होने के बाद सर्विसेज दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको कोई नुकसान ना हो। दिमाग में ये चीज सेट कर लो। फायदा नुकसान किसी को भी हो सकता है, हम बेसिक एजम्पशन बता रहे हैं। चलो, 28 मार्च को सर्विस प्रोवाइड की है और टैक्स रेट चेंज हो रहा है 1 अप्रैल, यानी पहले हम सर्विस दे चुके हैं। और जब पहले सर्विस दे चुके हैं, सर्विस पहले दे चुके हैं, इनवॉइस बाद में इश्यू हो रहा है और पेमेंट बाद में मिल रहा है। जब दोनों बाद में है तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं, विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से पहले कौन है? और 3 अप्रैल की डेट पर हमारा टैक्स रेट क्या लगेगा? बोलो 12.36, क्योंकि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये बताया गया था कि उसी दिन में जो टैक्स रेट हो। अच्छा, 28 मार्च सर्विस हम दे चुके हैं पहले ही, इनवॉइस भी पहले इश्यू हो चुका है, पेमेंट बाद में मिला है। इनवॉइस पहले इश्यू हो चुका है, पेमेंट बाद में मिला है, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? प्रोवाइडर। तो जो दोनों में से पहले हो या डेट ऑफ इनवॉइस? इनवॉइस। हाँ या ना? सोचना ही नहीं है, विच एवर इज अर्लियर तो लाएंगे ही नहीं। और अगर 30 मार्च की बात करेंगे तो टैक्स रेट कितना था? अच्छा, इसकी बात करते हैं। सर्विस पहले दे दी गई है, पेमेंट पहले मिल चुका है, तो जब पेमेंट मिल चुका है तो इन्वेस्टर के पॉइंट यानी प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कौन सी डेट ऑफ आ जाएगी? 30 मार्च। कितना आ जाएगा? अच्छा, यहां पर सर्विस हम बाद में दे रहे हैं। अगर हम सर्विस बाद में दे रहे हैं तो हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे जो बाद में हो। 5 अप्रैल 2013 सर्विस बाद में दे रहे हैं लेकिन दोनों चीजें पहले हो चुकी हैं, तो कौन सी डेट? विच एवर इज अर्लियर। क्या है? 28 मार्च। कितना रेट है? इसकी बात करते हैं। 3 अप्रैल बाद में सर्विस दी गई है, गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो, तो 5 अप्रैल या 28 मार्च? 5 अप्रैल। कौन सी डेट? कितना टैक्स रेट आ जाएगा? नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा पेमेंट की बात नहीं हो रही है। हाँ, एक्स्ट्रा पेमेंट हम मांगेंगे,
हम डेबिट नोट इश्यू करेंगे, हम क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा पेमेंट इसलिए मांगेंगे क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई उसको मूर्ख बनाए। ना तो गवर्नमेंट आपसे ज़्यादा लेना चाहती है, ना तो गवर्नमेंट आपसे मूर्ख बनना चाहती है। ठीक है। बेटर ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आए तो एक बार कंप्लीट थ्योरी पढ़ करके आए। क्यों? नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, अलग अलग पॉइंट्स के। थैंक यू बच्चों।